बेहतरीन पैकेज अनाउंस किया और मेरी बात भी हुई, क्योंकि मैंने वो प्रोग्राम किया था, उसके ऊपर नोटिस भी हुआ और उन्होंने बड़ा, जो आबाद वाले हैं, आबाद एसोसिएशन जो है, उन्होंने बड़ा इसके ऊपर थैंक यू भी हमें बोला। लेकिन जब हमने पॉइंट्स पढ़े, कुछ चीज़ें हमारे सामने आई और जो मेरे हाथ के अंदर है, तो पता चला कि बेसिकली डेवलपर्स और जो बिल्डर्स हैं वो अलग है, कंस्ट्रक्टर्स एसोसिएशन पाकिस्तान भी एक है। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से जो तामीराती शोबे के दिए गए जो रिलीफ पैकेज है, उस पर यह ऐलान किया है कि यह पैकेज सिर्फ और सिर्फ कराची के बासर बिल्डर्स के लिए है, कंस्ट्रक्टर्स के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसमें गवर्नर सिंध और कराची से ताल्लुक रखने वाले बासर हुकूमती एमएनएस की वजह से यह पैकेज लाया गया, ये उन्होंने कह दिया है। साथ में यह भी कहा है कि क्योंकि ये लोग बिल्डर्स भी हैं, और यह भी बताया जा रहा है कि इस हुकूमत ने आते ही जो इजाफी टैक्स लगा दिए थे, अब हटाकर रिलीफ पैकेज का नाम दे दिया गया है। हमारे लिए कुछ रिलीफ की बात हुई तो वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड है, जो कि बहती गंगा में हाथ धोने के बराबर है। वो ये कह रहे हैं, गौर तलब बात यह है कि बिल्डर्स को रिलीफ तो मिला, मगर आम आदमी को मकान कैसे सस्ता मिलेगा, इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई है। तो मैं जरा इसी के ऊपर बात करना चाह रहा था। इससे पहले कि मैं इस डिटेल को आपको पढ़ के बताता हूं, उन्हीं की जरा जुबानी सुन लेते हैं। मेरे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदा खुसूसी फैसल मुगल साहब, जिन्होंने स्टोरी को रिपोर्ट भी आज किया। बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है ये, इसमें बड़ा बड़ा के नाम आ रहे हैं। और साथ में हमारे साथ मौजूद है कंस्ट्रक्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, असदुल्ला खान उसके चेयरमैन है। फैसल, सबसे पहले आप ये कहिएगा कि इसके सीधा सीधा पॉइंट्स क्या है। आप चूंकि खुद भी टेक्निकली, आप खुद इंजीनियर भी हैं, आप समझते हैं इस सारे मैटर्स को, तो इसमें असल में क्या टेक्निकलिटीज समझ आई है, कुछ हमें जरा डिटेल में बताएं। और ये बिल्डर्स और कंस्ट्रक्टर का चले फर्क जो है वो असदुल्ला साहब से पूछते हैं, आप तो ये बताएं क्या टेक्निकलिटीज इसमें। जी गुलाम मुर्जा, जैसा कि आपने अपने इंट्रो में बताया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो किसी भी मुल्क की मईशत की बैकबोन होती है और माजी में कंस्ट्रक्शन सेक्टर को मुकम्मल इग्नोर किया जाता रहा है। इस हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे तवज्जो तो दी है, मगर अनफॉर्चुनेटली कंस्ट्रक्शन सेक्टर का जो 15% एक तबका है जिसे हम बिल्डर्स कहते हैं, ये पैकेज, ये रिलीफ पैकेज सिर्फ उसको मिला है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। कंस्ट्रक्टर को इस मुल्क में ये बिजनेस करने के लिए शदीद मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। उसको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? जब आप से गुलाम मुर्जा एक फर्म को रजिस्टर्ड करवाते हैं तो आपको रजिस्ट्रार और फर्म के चक्कर लगाने पड़ते हैं, आपको एसईसीपी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, इसके साथ एजेंट माफिया को आपको फेस करना होता है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के पास जाना पड़ता है और उसकी भारी भरकम फीसें अदा करनी पड़ती है। उनकी एक कॉम्प्लिकेटेड चेकलिस्ट है जिसको आपने पूरा करना है। इन कागजों के बाद आपने इन्वेस्टमेंट करवानी है। उसके बाद पता चलता है कि प्रोजेक्ट तो आपको मिला ही नहीं, वो प्रोजेक्ट तो फॉरेन कंपनी लेगी। आपको क्या मिला? आपको कुछ भी नहीं मिला। और फिर इन भारी भरकम फीसों के साथ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल अनफॉर्चुनेटली जो कैप का सबसे बड़ी रिजर्वेशन है, वो ये कहते हैं कि ये हमारा दिया हुआ पैसा है जो कि फलाह बहबूद की बजाय इसमें फॉरेन टूर्स किए जाते हैं। इसमें अनफॉर्चुनेटली करोड़ों रुपया जो है वो इनकी मीटिंग्स पे लगाया जाता है सेरीना में, और 4 स्टार जो है वो 5 स्टार वहां पे स्वीट्स बुक करवाए जाते हैं। उसके बाद पीसी में जो भूरबन में जाके मीटिंग की जाती है। अनफॉर्चुनेटली ये जो कंस्ट्रक्टर है, जो कि खाली कंस्ट्रक्टर नॉन इंजीनियर नहीं होता, ये इंजीनियर भी होता है, और इंजीनियर भी किसी फर्म, कंस्ट्रक्टर जो फर्म्स हैं, ऑपरेटर फर्म्स हैं, उसके मालिक होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं। इनके लिए कोई रिलीफ पैकेज नहीं है। और इसके साथ साथ इनको क्या फेस करना पड़ रहा है? इनको ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं उसके गुजरने के बाद इनको इंजीनियर्स अटैच करने पड़ते हैं। एक रिलीफ पैकेज दिया गया कि आप सुपरवाइजरी जो लाइसेंस है उसका इजरा किया गया, उसके साथ आपको इंजीनियर लगाने थे। अनफॉर्चुनेटली वो भी फ्लॉप हो गया। क्यों? क्योंकि 12 लाख या 20 लाख रुपए की डिग्री करने के बाद इंजीनियर को 4 रेस्टोरेंट्स में डिस्काउंट मिलता है, उसको नौकरी तो मिलती नहीं, क्योंकि हमारी कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो बुरी तरह बर्बाद हो रहा है। और जिन्होंने इंजीनियर्स को हायर करना होता है और जितनी भी स्कीम्स इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं उनमें कम्युनिकेशन गैप नजर आता है। कभी भी, जिस तरह फवाद चौधरी जो कि इस मिनिस्ट्री को देख रहे हैं, उन्होंने कई बार ये कहा कि हमारे मुल्क के जो तमाम अदारे हैं इनमें हम आहंगी की जरूरत है, कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। एक मिनट जरा रुकिएगा। असद साहब, मुझे ये समझाइएगा कि ये जो बिल्डर्स हैं और ये जो कंस्ट्रक्टर्स हैं, ये इन दोनों में क्या फर्क है और क्या मसाइल क्या है? आप क्या पॉइंट्स दे रहे हैं? आप तो ये कह रहे हैं, जो मुझे पता चला है कि जनाब इसमें गवर्नर सिंध भी शामिल है, वहां के एमएनएस भी है, ये बेसिकली उनको रिलीफ दिया गया है। पहले जरा मुझे इसमें फर्क समझा दीजिएगा क्या है, और साथ में जरा बताइएगा आप ये किस बुनियाद पर कह रहे हैं। सर, ये शुरू ऐसा हुआ कि कराची में बिल्डर्स काम कर रहे थे। जब नई हुकूमत आई तो इन्होंने नैब ने और एफबीआर ने उन पे हमला बोल दिया। उन पे इनकम टैक्स ज्यादा, उन पे सारे नक्शे पास उनके खत्म, उनकी बिल्डिंगें गिराने लग गए। उनका वाकई इस हुकूमत के पहले साल में बड़ा कबाड़ा निकला।
फिर आदि कराची की जो मैंडेट है पीटीआई की, वो उनका बिल्डर्स के साथ ताल्लुक है, या आधे बिल्डर्स हैं या उनके बहुत करीबी या इन्वेस्टर्स या दोस्त हैं। ठीक है। गवर्नर साहब हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं, जितने बड़े वफाकी वजीर हैं, नहीं, ये नहीं, मुझे जरा समझाइए, देखिए एक मिनट खान साहब, मुझे ये समझाइए कंस्ट्रक्टर्स और बिल्डर्स में क्या फर्क है? कंस्ट्रक्टर्स देखिए वैसे तो सारे कंस्ट्रक्टर्स हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर्स उसको कह रहे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स हैं, जो कि कैनाल, डैम, बैराजेस, पावर हाउस, मोटरवेज, अंडरपासेस और इंटरसिटी कनेक्शंस बनाते हैं। ठीक है। तो टोटल कंस्ट्रक्शन का हमारे मुल्क में 15% बिल्डर सेक्टर में जाता है, 85% इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में है। बिल्कुल ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो ये भूल ही गए। इनको हम अब इस पे भी हम खुश है कि उन्होंने उनको रिलीफ दिया, ये भी अच्छी बात है, लेकिन वो रिलीफ ईज टू डू बिजनेस किया है। इन्होंने उनका गला पकड़ लिया पहले एफपीआर ने, और उन्होंने फिर ये सब चिल्लाए, बड़े वजीर जैसे फैसल वाडा हैं और हैं, कराची के सदर साहब हैं, कराची से गवर्नर साहब हैं, नजीब हारून साहब हैं, तो इनका बड़ी अच्छी अप्रोच है प्राइम मिनिस्टर को। तो उन्होंने कन्विंस किया प्राइम मिनिस्टर को कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके लिए बेहतरीन रिलीफ पैकेज, ईज टू डू बिजनेस, सब कुछ उनको दिया, लेकिन एसआर अभी तक उनका भी नहीं निकला। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वालों के लिए कुछ खास चीज नहीं है। हाँ, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड उनके लिए मुझे मिसाल के तौर पर समझाइएगा, मिसाल के तौर पर मुझे समझाइएगा कि ऐसी कौन से वजूहात है जिसकी वजह से हम ये कहें कि जो बिल्डर्स हैं उनको तो ये बहुत फायदा देगा पैकेजेस, लेकिन कंस्ट्रक्टर्स को ये फायदा नहीं देगा। वो वजूहात तो जरा समझाएं मुझे। हमारी और उनकी प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं। हमारी प्रॉब्लम सुनी नहीं गई, प्रॉब्लम सिर्फ उनकी सुनी गई। हाँ, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड एक इदारा है जो कि दोनों को फायदा देगा, लेकिन उसमें तो अभी ब्यूरोक्रेसी से गुजारना ऐसा है जैसे पुलिस रात पे से गुजरना। मुझे नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह उनको चाहते क्या है सर? अगर देखें, दोनों को बराबर मिलना चाहिए था, दोनों सेक्टर्स, और बाकी जो इससे जुड़े हुए कंस्ट्रक्शन से साथ जुड़े हुए कोई भी सेक्टर है उसको बराबर का एक हिस्सा मिलना चाहिए था। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो अब क्या डिमांड्स क्या है, चाहते क्या है? डिमांड्स हमारी उनसे मुख्तलिफ है बिल्कुल। हमारी ये कि हमारे सेक्टर में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के जो कानून है उसमें लोकल इंडस्ट्री की तबाही है, और जब से ये मौजूदा रजीम आई है इसने तो वो तबाही पे भी हायर लिमिट पे ले गए। करप्शन की इंतहा लाइसेंसिंग में, और अभी पता नहीं क्या क्या बोलना कानूनी तौर पर भी सही होगा या नहीं होगा, लेकिन इनके अकाउंट में 8-9 अरब रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट में पड़े हुए हैं। अय्याशियां, मतलब वो अय्याशियां तो नहीं जो कि गैर कानूनी होंगे, लेकिन ये अय्याशियां तो हैं कि एक वफाकी वजीर से इनका अदना बंदा जो है वो एक वफाकी वजीर से ज्यादा मजे में। ठीक है। फैसल साहब एक मिनट रुकिएगा जरा। फैसल, मतलब वी हैव लिमिटेड टाइम, बस चाह रहा था कि जितना बड़ा सेक्टर है लंबी बात हो जाती। कंक्लूजन आप बताएं कि किन किन सेक्टर्स में क्या होना क्या चाहिए था जो नहीं हो पा रहा? जी गुलाम साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट उठाया है। खाली ये बिल्डर्स नहीं हैं, हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जैसे कि उन्होंने बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, डैम्स बनाने, ब्राजेस बनाने, और जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ हमारे नौजवान जा रहे थे वो फिर दब के रह गए हैं। इसके साथ साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कुछ नहीं मिला। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बात हुई, हमारी उनके जितने भी ओहदेदारान हैं उनसे बात हुई, उनको भी कोई रिलीफ नहीं मिला। तो ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। वहाँ पे ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में इन तमाम सेक्टर्स को सुनने की ज़रूरत है, उसके बाद फैसला साजी की ज़रूरत है। इन सबके जो मसाइल हैं वो बड़े संजीदा नोयत के हैं। इसके बाद इनको एक जो जिस तरह इन्होंने बताया कि एक बोर्ड की मंजूरी दी जाए, लेकिन उसमें कानूनी पेचीदगियां हैं। हमारी आज बात हुई है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो चेयरमैन है उनसे भी हमने मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, रजिस्ट्रार से भी मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। उनका ये कहना है कि हमारे पास इनका अप्रूवल आई है, उसकी जो प्रोसीडिंग है वो हम कर रहे हैं, लेकिन कानूनी पेचीदगियां हैं, क्योंकि ये इंजीनियरिंग वर्क्स होते हैं, हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, और हम इंजीनियरिंग काउंसिल जो है वो छोड़ नहीं सकती इस सेक्टर को। और इस सबको फवाद चौधरी ने जिस तरह पहले कहा था, अपने बात काट दी कि सबको मिल बैठने की जरूरत है, और फिर मिल बैठ के हल निकालने की जरूरत है, नहीं तो ये खींचातानी चलती रहेगी, किसी के हाथ में कुछ नहीं। बिल्कुल, ये बैलेंस होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल आपका भी, और असदुल्ला खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए। तो ये बड़ी अहम, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रीजंस हैं और इशू है जिसको रेज करना बहुत जरूरी था, सो हमने आपके आगे किया। उम्मीद है कि इसके ऊपर बातचीत होगी, आला अरबाब इख्तियार के अंदर इस बारे में डिस्कशन होगी। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए, हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह ने के बाद।